एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नीट का एग्जामिनेशन पास में आने वाला है और 15 दिन ही रह गए हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है नीट एग्जामिनेशन के लिए। और उसमें आपको तीनों सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th-12th की पूरी कवर करनी है 15 डेज में। यानी कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है 15 डेज में आपको कवर अप करना है। तो अब ये बात नहीं होगी कि आप एक एक चैप्टर को उठाओगे और फिर उसको पढ़ोगे, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको 1 साल पहले प्रिपरेशन होना चाहिए था। लेकिन अगर 15 दिन है तो 15 दिन में आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअल में प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि आप वहाँ पे इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका रोज का डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपको एटलीस्ट 600-400 क्वेश्चन रोज डेली लगाने होते हैं। यानी कि अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन पेपर डेली करोगे तो आपका जो, और फिर आपने जो गलती की है, जो भी मिस्टेक की, उसको भी रिवाइज करते जाओगे तो आपका 15 डेज जो है इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप इजीली वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में आपको एनसीईआरटी से बाहर तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वहाँ पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आती है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, किस तरह से क्वेश्चन को चूज़ करते हो और फिर कैसे उसका सही आंसर देते हो। क्योंकि होता है क्या है स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट के एग्जामिनेशन की बात करें तो तीनों जो सेक्शन होते हैं, सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई केमिस्ट्री करता है, बाद में फिजिक्स करता है, और कभी कभी कोई फिजिक्स करता है तो कोई केमिस्ट्री करता है और बाद में बायोलॉजी को अटेम्प्ट करता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की तीनों में हमें दिमाग लगाना होता है कि बायोलॉजी के टाइम किस तरह से दिमाग लगाना है, केमिस्ट्री के टाइम और फिजिक्स के टाइम। इसलिए सबसे मेरी राय जो पहली है कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करो और जितने क्वेश्चन आते हैं पहले कवर अप करो। लाइक आपको 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 में से, तो जितने आते हैं वो पहले ही आप कोशिश करो फिजिक्स अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या होता है, अगर बायोलॉजी आप पहले अटेम्प्ट करते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, फिर फिजिक्स करते हो ना, तो होता क्या है कि हमारा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं ना फिजिक्स में, जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, वो भी हमें पढ़ने में एक्चुअली में दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या होता है, पहली बार क्या करो, फिजिक्स में जो आपको आते हैं क्वेश्चन उनको लगाओ, उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप बायोलॉजी कर सकते हो और बाद में हो सकता है तो केमिस्ट्री आप कर सकते हो, ठीक है। सो पहले क्वेश्चंस को लगा के एंड देन फिर आपको आंसर की जो है फिल करना पड़ता है। सो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको चाहिए होते हैं 600 से अबाव मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए अब 15 डेज में कि आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस हो, आपका कॉन्फिडेंस इस पे बिल्ड हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे हो रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम बात करें इसकी सिलेबस की। आज मैं इसकी सिलेबस के बारे में बताती हूँ नीट एग्जामिनेशन में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या सेक्शन, कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए और एक बार उनके क्वेश्चंस को बार बार लगाना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स की बात करते हैं। सो इन फिजिक्स में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। इस बार क्या हो रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको मिलेंगे 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें नीट एग्जामिनेशन में तो नेगेटिव मार्किंग आपकी एक क्वेश्चन रॉन्ग होने से 4 मार्क्स आपके डिलीट होंगे, यानी कि 4 मार्क्स से आपके नेगेटिव मार्क मिल जाएंगे और अगर आपके सही होंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चूज करना क्वेश्चंस को। फिजिक्स में बात करें तो इस बार फिजिक्स में जो है क्वेश्चंस जो है ज़्यादा अच्छे टॉपिक से बन सकते हैं। वो है आपका, जैसे आप बात करोगे डेली, जब मैं बात करूँ पास्ट ईयर की या जो जितने भी लास्ट ईयर की जो पेपर्स की बात करूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन से 2 या क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें एवरेज स्पीड के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपकी जो यूनिट एंड डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है या मोशन प्लेन है, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, या वर्क एनर्जी पावर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको अटेम्प्ट करके आपको पुट करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन चूज करो जो आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाए फर्स्ट टाइम, ठीक है, फिजिक्स में। और उसके बाद आता है जैसे लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेव्स और ऑसिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन होता है थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, ये भी आपको फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड अलग से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स भी, जिसमें आपको डेली
डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपके ये भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाद में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कैपेसिटेंस हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इनमें आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। करंट लेग से टीम बात करो, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये 2-3 जो चैप्टर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कभी कभी क्या होता है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक ऑफ करंट से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी में पढ़ी होगी तो वो लैंग्वेज बेस्ड आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना इन चैप्टर्स की, ठीक है। और दूसरी बात है कि एसी वेव्स, ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जब आपको फिजिक्स, जब मैं बोल रही हूँ कि आप फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिजिक्स जब पहले आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो फटाफट से कैलकुलेट हो सकते हैं वो यूनिट एंड डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है या मोशन इन प्लेन है, थर्मोडायनेमिक्स है और ईएमआई है, एसी है और वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, आप मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आप पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें क्या होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और फिर बाकी जो बच जाता है जैसे कैपेसिटेंस, करंट, इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बाद में करना है, ताकि आप कम से कम एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओ फर्स्ट टाइम। जब फिजिक्स के पेपर को 30 या 35 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए सेक्शन बी को मिला के मैं बोल रही हूँ, 35 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो फर्स्ट टाइम जब आप लगाओ। तो इजी क्वेश्चन चूज करो और जो आते हैं वो क्वेश्चन आपको करो, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है उसको टिक मार्क करके बाद में आप कर सकते हो जैसे टाइम मिलेगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन डिवाइडर हैं, जिसपे 2 सेक्शन डिवाइडर है ए और बी। उसमें भी 35 क्वेश्चंस ए सेक्शन में होंगे, 15 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे स्टूडेंट्स बी सेक्शन में मिलेंगे, ओके। सो अब हम बात करें कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक तो मॉलिक्यूल्स, मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाते केमिस्ट्री में। थोड़ा सा क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट वाइज, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इजीली डायरेक्टली सोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करो फिजिकल केमिस्ट्री की ये जो पार्ट है इसको अटेम्प्ट करने के पहले, ओके। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन, अगर आपकी रिएक्शन याद है, आपको रिएजेंट याद है कि किस रिएजेंट की वजह से क्या एक्चुअल में फॉर्म होता है, यानी कोई अल्कोहल ले गया, आपको बोल दिया कि इसमें क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपको, जैसे इसी टाइम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था कि भाई ये जो हाइड्रोकार्बन है ये अल्कोहल है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या डाला है, HCl HBr ऐड किया है, ठीक है। तो HBr कहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है। HBr जो है किससे रिएक्ट करेगा, इस वाले कार्बन पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, ये प्राइमरी पे करेगा, सेकेंडरी पे करेगा, टर्शियरी पे करेगा, थर्ड पे करेगा, फोर्थ कार्बन पे करेगा। तो ये ध्यान रखो कि HBr जो होता है वो किस पे रिएक्ट करता है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं HCl देती तो HBr यहाँ से हटा के क्या बनाएगा, OH को यहाँ से निकाल के Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर मैं HCl देती तो किस कार्बन पे एक्ट करता, सेकेंडरी कार्बन पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे OH है, ठीक है, और OH मान लो यहाँ पे, तो Br कहाँ जुड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जुड़ेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि वो दे क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। होता है क्या है स्टूडेंट्स कि HBr डालने से आप क्या कर लेते हो, डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन में तो जुड़ेगा नहीं वो, तो कैसे जुड़ेगा वो स्टूडेंट, ये जो तो इसलिए ध्यान रखना कि आप प्राइमरी कार्बन पे है जो OH है उस पर आपको HBr जोड़ना है। HCl किस पे जुड़ेगा, सेकेंडरी कार्बन पे, HI किस पे जुड़ेगा स्टूडेंट्स, टर्शियरी कार्बन पे। ऐसा क्यों होता है कि Br जो है प्राइमरी पे जुड़ रहा है, Cl जो है, क्लोरीन जो है सेकेंडरी पे जुड़ रहा है, होता है क्या, इसकी साइज पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, अगर Br की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, Cl की साइज और स्मॉल होती है और आयोडीन की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है, HCl की साइज जो है, अब इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है ज़्यादातर
बिग साइज का होता है तो वो टर्शियरी कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है। और सेकेंडरी कार्बन पे क्या जुड़ेगा, Br जो है सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ेगा, सॉरी Br जो है किस पे जुड़ेगा, सेकेंडरी पे, HCl किस पे जुड़ेगा, प्राइमरी कार्बन। तो ये क्या होते हैं, एक प्रोसेस होती है, क्योंकि आप जैसे साइज बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से ये जो है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की कार्बन पे ये एक्ट करेंगे। लाइक ये HCl प्राइमरी कार्बन पे, तो HBr सेकेंडरी कार्बन पे, तो HI टर्शियरी कार्बन पे। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस बार HBr पे क्वेश्चन पूछा, तो कहाँ जुड़ेगा, OH पे, जहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होगा उस पर वहाँ पे एक्ट करेगा। तो उस तरह से सेकेंडरी एल्कोहल, ये एल्कोहल से सेकेंडरी एल्को क्या बना लेगा, 1 2 3 4 क्या बना लेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शंस हैं उसके रिएजेंट है एक्चुअली किस पे एक्ट कर रहे हैं, चाहे अमाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें HCN की HCN से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है, अमाइन से डाइजेनिक सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अल्कोहल, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स या बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, क्योंकि इजीली होता है, इजी क्वेश्चन होता है तो कोई टफ नहीं होता, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो भी आपने पिछली बार पढ़ा है, जो भी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, NCERT बेस्ड एटलीस्ट करके जाएँ, ठीक है, NCERT बेस्ड एक बार पढ़ के जाओ, और क्या क्या रिएजन कहाँ की एक्चुअली में क्या बना रहे हैं, किस रिएजन से क्या रिएक्शंस हो रही है, एक बार रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करके जाना, जिसमें हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस आता है, क्लियर है। सेकेंड थिंग, थर्ड आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट होती है पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में से दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इतना वो नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आराम से पूछता है, जिसमें वो केमिकल बॉन्ड से कुछ भी पूछ सकता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड, आपकी केमिकल बॉन्ड्स कौन से बनते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसका जो आपकी जो आइसोमेरिज्म या कोई भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी वगैरह कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है SPDF। SPDF में S ब्लॉक एलिमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1 or 2 क्वेश्चन होते हैं। P ब्लॉक में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, D और F ब्लॉक में से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट आते ही आते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चैप्टर्स में, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्शन रिएक्शन आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे भी हो सकता है। और फिजिकल में भी क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ सकता है, लाइक केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस को अटेंड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको फॉर्मूला याद हो, लेकिन आप क्वेश्चंस फटाफट अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करो, इन क्वेश्चन इनको थोड़ा सा लेफ्ट करो, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटम है या फिर आपका जो इजीली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना केमिस्ट्री में, ओके ना। तो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री, और फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें फिजिक्स में 50 क्वेश्चन कवर करेगा और केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन कवर करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। बायोलॉजी में पूरा का पूरा आपका 360 मार्क्स का ऊपर रहता है, ठीक है, यानी कि अगर आप 350 मार्क्स अगर बायोलॉजी में आपको एटलीस्ट लाना है 350 से अबव, तब जाके 600 के अबव आप कोशिश कर सकते हो लाने की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है वो हो जाता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो बॉटनी में जो है उसमें 50 क्वेश्चंस और जूलॉजी का 50 क्वेश्चंस कवर करेगा, ठीक है। और हम अगर 50 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की कैसे एक्चुअल में बॉटनी में क्या होता है, जो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट टू 3 क्वेश्चन, उसको हम इसमें से आपके 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि इस बार भी एलगी से रिलेटेड क्वेश्चन या ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, ठीक है, क्योंकि 2023 में एलगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से आप 6 क्वेश्चन आराम से वो पूछता ही है, चाहे मॉर्फोलॉजी में आपको फ्लावरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपको सीड, फ्रूट, रूट, स्टेम मॉडिफिकेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर फैमिली जो है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जाइगोमॉर्फिक कौन सा है, एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा है, उसमें से वो प्लान दे देगा। तो एक बार एनसीईआरटी को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है।
बायोलॉजी की आपको पूरी की पूरी 15 डेज में एनसीईआरटी को एक बार रीड करना ही है, ठीक है। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपका सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो प्राइमरी ग्रोथ है, जो भी वेस्कुलर बंडल्स है, किस में होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है आपको, ओके। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में इस बार ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी में सो आपको ये ध्यान रखना है क्या 13 जो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है या प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो अगर वो मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट प्लांट को नहीं दे रहा है तो इनमें से क्वेश्चंस आराम से बहुत बन सकते हैं। तो इजीली 10 या 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आप 5 क्वेश्चन कवर करेगा। जेनेटिक्स में जेनेटिक वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से भी आपको 10 क्वेश्चन इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से 4 क्वेश्चन आराम से पूछता है बॉटनी में, ठीक है। जियोलॉजी की बात करें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8 क्वेश्चन आराम से पूछेगा। और साथ ही साथ बॉटनी में भी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ इसमें आ सकते हैं जियोलॉजी में, तो कुछ कवर अप करेगा बॉटनी में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11 क्वेश्चंस, इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन, ह्यूमन एज एन 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स 1 और 2 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स, बायोमॉलिक्यूल और इकोलॉजी जो सेक्शन है, इकोसिस्टम, ये सब आपको बॉटनी में भी मिलेगा और जूलॉजी में मिलेगा। अगर वो एनिमल से रिलेटेड बात कर रहा है तो जूलॉजी में कवर अप आ जाएगा, और अगर वो बॉटनी से रिलेटेड कर रहा है, प्लांट रिलेटेड म्यूचुअलिज्म, अगर प्लांट का रिलेशन बता रहा है तो वो बॉटनी में दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इजीली मतलब एक बार बायोलॉजी के एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को, क्योंकि क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बायोलॉजी में, वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो वो चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी बच गया आपका पूरा का पूरा सेक्शन बायोलॉजी का, जिसमें आपको एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो, ठीक है। और साथ ही साथ जेनेटिक्स में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो एक चीज पैडिग्री से रिलेटेड हो सकता है, आपका लिंकेज से रिलेटेड हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके जाना, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके इसमें, क्योंकि आपका जब हम बात करें लिविंग बर्ड की या प्लांट किंगडम की या कुछ स्पीसीज पूछा है तो वो तो डायरेक्टली पूछ लेगा, लेकिन जो इकोलॉजी इवोल्यूशन है या फिर आपका जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन दे देता है वो, और फिर आपको आंसर लगाना होता है, ठीक है। इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ी, कुछ कॉन्सेप्ट समझना भी पड़ेगा। तो बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी एनसीईआरटी से जितना हो सके बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाओ, ठीक है, क्योंकि वो 360 मार्क्स आपको दिला के जा रहे हैं। तो 360 में से एटलीस्ट आपको 340 350 तक तो लाना ही है, तभी जाके सोच सकते हो कि आप 600 से अबाउ नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हो। कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतना हम वो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने में ही जोर आ जाता है कि यार कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला याद आता है तो फॉर्मूला जल्दी से हो नहीं पाता है, ठीक है। फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स में भी याद नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में भी याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या था, ठीक है, आपने फॉर्मूला भी लगा दिया, फिर कैलकुलेशन इजीली नहीं हो पाई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है ना। वैसे तो इजी क्वेश्चन जो है पहले आपको वही चूज़ करना है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 35 और 40, अगर आप 35-40 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हो, और अगर आप इसमें जो है बायोलॉजी में एटलीस्ट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए 170-160 के लगभग, ठीक है, तब जाके आपके 600 मार्क्स जो है पॉसिबल है लाना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो एमबीबीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो एक्चुअल में 600 मार्क्स से अभाव आने पर ही मिल रहा है। और ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ ओपन कैटेगरी की, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी जो 15 दिन है उसमें अच्छे से मेहनत करनी है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला है उसको बार बार रिवाइज करिए। केमिस्ट्री में जो जो फॉर्मूले हैं एटलीस्ट उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जो फॉर्मूला है एक बार सारे पेज पे लिख लो और बार बार उसी को रिवाइज करो कि इसका ये फॉर्मूला, इसका ये पूरे जिस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बायोलॉजी में भी बात करो तो बायोलॉजी में भी आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी है वाला सेक्शन है, जेनेटिक्स वाला सेक्शन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से, ठीक है। तो आपको वो जो क्वेश्चन है डेली लगाने हैं उसके चैप्टर्स के, ठीक है।
और बाकी जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, उससे आपको क्या हो, जो भी एनिमल्स है या प्लांट स्पीसीज है, इसको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसीलिए अगर आप नेगेटिव करते हो तो 5 मार्क्स वैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की 35-40 है तो एटलीस्ट ये सही हो, ये एक्चुअल में नेगेटिव इनमें से ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चंस को सही चूज़ करना, अटेम्प्ट करना। मेरी मानिए, अगर मैं फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को, बायोलॉजी को, फिर केमिस्ट्री करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फिजिक्स को थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी पहले करते हो या केमिस्ट्री करते हो, बाद में फिजिक्स करते हो ना, तो ईजी क्वेश्चन भी आप नहीं लगा पाते हो। टाइम होता है लेकिन फिर भी आप नहीं लगा पाते हो, क्योंकि आपको फटाफट वापस से बायोलॉजी के क्वेश्चन वापस सॉल्व करने होते हैं। इसलिए फिजिक्स के जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बायोलॉजी के जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर केमिस्ट्री के करो, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, उसको फिलअप करना है, और फिर टाइम मिल जाए, ठीक है, यानी कि आपको 2 घंटे में एटलीस्ट इसको आधा घंटा देना है, और इसको आपको बायोलॉजी को भी आधा घंटा और इसको भी आधा घंटा, 1.5 घंटे में एटलीस्ट आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के जो आपको इजीली सॉल्व हो सके क्वेश्चन वो लगा देने हैं। उसके बाद बचता है 1.5 घंटा, उसमें से आधा घंटा आपका जो भी आपको फिलअप करना है आंसर की वो फिल करोगे, और जो 1 घंटा बचेगा उस पर आप क्या दोगे, वापस से बायोलॉजी के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको देखोगे, फिर केमिस्ट्री देखोगे, और फिर बाद में फिजिक्स देखोगे, फिर लगाते हुए जाओगे, आंसर की को फिल करोगे। इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे टाइम बाउंडेड के हिसाब से कि मुझे अभी इतने टाइम में इतना अटेम्प्ट करना है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट ही आता है आपका टाइम कैसे आप लगा रहे हो, ठीक है। कभी भी जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व, भले ही वो इजी भी होता है, कभी कभी क्या होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेता है उस क्वेश्चन में भी कि हमें लगता है ये तो इजी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, वो गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन करने में, तो उसको उस टाइम सॉल्व ना करो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आज नीट एग्जामिनेशन 5 तारीख को है, और 15 दिन में आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बस आप कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका सिलेबस मैंने आपको बताया, इसके क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स इनको इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।